देखो जी, इकोनॉमी की कंडीशन पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई में अगर चेंजेस आते हैं तो रेट के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी। तो पहला केस है आपका कि इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से तो क्या लिखोगे आप। सबसे पहले आप लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज का रेट का डेफिनेशन लिखना है, फॉरेन, ठीक है, एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसके बाद ये बताना है कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जिसमें आप ये बताओगे कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं तो वो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है। उसके बाद आपने एक ग्राफ बना देना है इस तरीके का कुछ, ठीक है। ये डिमांड रहेगा, ये सप्लाई रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। एक्सप्लेन करोगे क्या, ज़्यादा ये कर दोगे भाई ये डिमांड है, ये सप्लाई है और ये यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये आपका इक्विलिब्रियम रेट है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इस तरीके से आपने नॉर्मली 2-3-4 लाइन में कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सप्लेन करने के बाद अब अगर बोल रहा है कि डिमांड में चेंज आया तो अब यहाँ पे से लिखना शुरू करेंगे कि व्हेन डिमांड फॉर करेंसी, फॉरेन करेंसी है ना, करेंसी इंक्रीज, ठीक है। इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, अब एक और नीचे ग्राफ बना देंगे। अब वो ग्राफ मैं जो बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है हमेशा। देखो जी, तो आपने ये जो है ग्राफ बना लिया, इस तरीके से ग्राफ था। ये आपका डिमांड था, ये सप्लाई थी और ये जो है आपका रेट है और ये क्वांटिटी है OXY, ठीक है। ये हम केस पढ़ रहे हैं कि डिमांड अगर बढ़ जाए तो मैं डिमांड अगर बढ़ा देता हूं तो आप क्या लिखोगे, व्हेन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इज इंक्रीज, ठीक है। या फिर ग्राफ इज शिफ्ट फ्रॉम D to D1, ठीक है, एंड कट द सप्लाई कर्व एट E1। पहले ये E था, अब क्या हो गया, E1 हो गया। और जैसे ही E1 हुआ तो जरा देखिए एक नया इक्विलिब्रियम डिसाइड हो गया, और नया इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ तो नया रेट और नई क्वांटिटी आ गई, नई रेट और नई क्वांटिटी। ये R1 हो गया और ये Q1 हो। देखो क्या असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कीमतें जो है वो बढ़ गई, ठीक है। अभी हम यही बात कर रहे थे, ठीक है, कि अगर डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी अगर बढ़ जाती है तो क्या पड़ेगा, आपके असर क्या पड़ेगा कि प्राइस या रेट ऑफ एक्सचेंज जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गया तो आपको जो पहले $1 $70 का मिल जा रहा था, वही अब $1 आपको $80 का मिलेगा, क्योंकि आपने ज्यादा डिमांड करी, रेट बढ़ गए। रेट बढ़ने की वजह से क्या है, प्राइसेस बढ़ गए और इसकी वजह से आपको $80 पे करने पड़ रहे हैं। अब आपके $80 और उनके $1 बराबर है। पहले आपके $70 और उनके $1 बराबर होते थे। समझ में आई बात। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन या डिग्रेडेशन, डेप्रिसिएशन कहते हैं, हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आई बात, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या लिखोगे फिर कि भाई मांग वक्र जो है वो D से खिसक करके D1 हो गया और इसने सप्लाई कर्व को कहां पे काटा, E1 पे काटा, जहां पर नया जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो R1 डिसाइड हुआ, R1 डिसाइड हुआ, ठीक है। और नया मात्रा जो है वो OQ1 डिसाइड हुई, ठीक है। और ये जो है आपका क्या हुआ, तो आप लिखेंगे कि डिमांड के बढ़ने पर जो, फिर उसके बाद ये लिख देंगे कि जो पहले हम लोग $1 में $1 70 का मिल रहा था, अब हमें वही $1 80 का मिलेगा और इसे डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट है कि अगर डिमांड घट जाए तो क्या होगा।
डिमांड जो है, तो मैं ग्राफ को चेंज कर रहा हूं। ये आपका डिमांड है, ये सप्लाई है, ये रेट, ये क्वांटिटी, ठीक है। अगर डिमांड घट जाए तो एक नीचे लाइन बनेगी D1, और जैसे ही नीचे लाइन बनी तो इसने यहां पर सप्लाई कर को कट कर दिया, और सप्लाई करके कट करते ही देखिए जो नया रेट ऑफ रिटर्न जो है डिसाइड होगा कि R1 जो है वो क्या है, नीचे है R से। मतलब क्या कहने का है कि अगर डिमांड जो है वो अगर घट रही है तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी घट रहा है, ठीक है। तो नया रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, OR1 है, और नया क्वांटिटी क्या है, OQ1 है। पहले यहां पर था, खिसक करके कहां पर आ गया, नीचे की तरफ E1 हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। करेंसी का एप्रिसिएशन कहलाता है, क्या कहलाता है, करेंसी का, क्योंकि हमारी वैल्यू बढ़ गई। पहले जो आपको 70 रुपए का मिल रहा था, अब वही 60 रुपए का मिलने लग गया, क्योंकि आपने डिमांड करी नहीं, डिमांड कम कर दी, और जैसे ही डिमांड करी तो प्राइसेस गिर गए, और प्राइसेस गिरने की वजह से आपको जो है वही डॉलर अब कितने का मिलने लगा, 60 रुपए का मिलने लग गया। क्लियर हो गया।